सुनसान हवेली का रहस्य। सूरज डूब चुका था और सियालदह स्टेशन पर आखिरी लोकल ट्रेन की घोषणा हो रही थी। 18 वर्षीय रोहन, जिसे अपने दादाजी की पुरानी हवेली तक पहुंचना था, बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। ये हवेली, जिसे राय हवेली कहते थे, शहर से काफी दूर चंदन नगर के पास एक सुनसान इलाके में थी। दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए आज रात रुकना ही पड़ेगा, रोहन ने मन में सोचा, थोड़ी घबराहट के साथ। उसके माता पिता विदेश में थे और उसे ही सारी रस्में निभानी थीं। ट्रेन ने रात 8 बजे सीटी मारी और रोहन एक खाली डिब्बे में बैठ गया। जैसे जैसे ट्रेन शहर की रोशनी से दूर होती गई, बाहर का माहौल भयानक रूप से शांत होता गया। रोहन ने अपनी जेब से दादाजी का लिखा एक पुराना खत निकाला। प्रिय रोहन, तुम्हें राय हवेली में जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा हो तो याद रखना, कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना और दरवाजे पर लगी पुराने पीतल की चाबी को हमेशा अपने पास रखना। खत पढ़ने के बाद रोहन की धड़कनें तेज हो गईं। दादाजी ने कभी इस रहस्यमय कमरे के बारे में बात नहीं की थी। रात 10 बजे वो चंदन नगर स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं था। एक बूढ़े कुली ने उसे बताया, बाबूजी, हवेली तक जाने का रास्ता पैदल ही है, पर रात में उधर कोई नहीं जाता, वो जगह शापित है। रोहन ने हिम्मत की और टॉर्च की रोशनी में कच्ची सड़क पर चलना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद विशाल और अंधेरी राय हवेली उसके सामने खड़ी थी। हवेली की बाहरी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे भूतिया आंखों की तरह लग रहे थे। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से हल्की मध्यम रोशनी आ रही थी, जैसे कोई तेल का दिया जल रहा हो। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर गया। हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में नमी और सीलन की गंध थी। एक पुरानी बड़ी घड़ी रुकी हुई थी, उसकी सुइयां रात 3:07 पर अटकी थी। वो संकरी सीढ़ियों से ऊपर गया। पहली मंजिल पर दादाजी का कमरा था। रोहन ने बिस्तर पर अपने सूटकेस को रखा और चारों ओर देखा। कमरा बहुत ठंडा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक पुराना ढका हुआ दर्पण रखा था। जब वो उसके पास गया तो उसे लगा कि दर्पण के कपड़े के नीचे से किसी की आकृति हिल रही है। डरकर उसने कपड़े को हटा दिया। दर्पण में धूल और दरारें थीं, पर रोहन को अपनी परछाई साफ दिखाई दी और उसकी परछाई के ठीक पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। रोहन चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने दोबारा दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब केवल उसकी परछाई थी। शायद ये मेरी कल्पना थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी सांसें तेज थीं। वो दादाजी के कमरे से बाहर निकला और गलियारे में आया। वहां दरवाजों की एक लंबी कतार थी। उसने दरवाजों पर नजर दौड़ाई। 1, 2, 3, 6 और फिर गलियारे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर लोहे के पट्टे लगे थे। कमरा नंबर 7। दरवाजे पर कहीं भी ताला नहीं लगा था, फिर भी दादाजी ने इसे न खोलने की चेतावनी क्यों दी थी? जैसे ही वो दरवाजे से गुजरा, उसे कमरे के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अकेली हूँ। आवाज एक औरत की थी, बेहद धीमी और दुख भरी। रोहन का दिल जोर से धड़का। उसने दादाजी के खत को फिर से याद किया। कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना। उसने वापस जाने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। फुसफुसाहट तेज हो गई। मुझे ठंड लग रही है, मेरे हाथों में पीतल की चाबी है, जल्दी करो। रोहन को याद आया, पुराने पीतल की चाबी। दादाजी ने कहा था कि उसे हमेशा अपने पास रखना। रोहन ने अपनी जेब टटोली। कोई चाबी नहीं थी। उसने हॉल में अपना सूटकेस देखा। शायद दादाजी ने इसे वहीं छोड़ दिया होगा। वो भागकर नीचे गया और सूटकेस खोला। कपड़े, कुछ किताबें और हाँ, एक पुरानी भारी पीतल की चाबी। चाबी को पकड़ते ही रोहन को एक अजीब सा करंट लगा। ये चाबी केवल दरवाजा बंद करने के लिए हो सकती है, न कि खोलने के लिए। जब वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, तभी उसने फिर वो फुसफुसाहट सुनी, लेकिन इस बार वो आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। तुमने चाबी ढूंढ ली, अब मुझे आजाद कर दो। रोहन तेजी से पलटा। गलियारे में वो सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा खाली और भयानक थीं और उसके चेहरे पर अब कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक क्रूर मुस्कान थी। तू कौन है? रोहन का गला सूख गया। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे दादाजी ने कमरा नंबर 7 में बंद किया था, उस भयानक छाया ने फुसफुसाया। मैं ही हूँ जो सालों से इस हवेली की दीवारों में कैद हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही हवा में एक भयानक चीख गूंजी और हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। रोहन ने महसूस किया कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे बंद करने के लिए ये चाबी इस्तेमाल की थी, और अब मैं तुमसे कहूंगी कि तुम दरवाजा खोलो। औरत का हाथ रोहन की ओर बढ़ा। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। रोहन ने किसी तरह अपने हाथ को ऊपर उठाया और पीतल की चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। तभी रोहन को एक पुरानी कहानी याद आई।
जो उसकी दादी अक्सर सुनाया करती थी। पीतल की चाबी बंद करेगी जो खोली न कभी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाबी को हवा में लहराया और चीखा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। यह चाबी कैद करने के लिए है, आजाद करने के लिए नहीं। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, तुम इसे फिर से बंद नहीं कर सकते। वो जोर से चीखी और उसकी चीख एक भयंकर आंधी में बदल गई। रोहन ने हिम्मत की और भागकर कमरा नंबर 7 के पास गया। वहां दरवाजे के निचले हिस्से में एक छोटा सा पुराना ताला लगा हुआ था, जो शायद धूल के कारण दिखाई नहीं दिया था। रोहन ने कांपते हाथों से पीतल की चाबी उस छोटे ताले में डाली और उसे घुमा दिया। क्लिक! जैसे ही ताला बंद हुआ, एक तेज रोशनी निकली और उस सफेद औरत के शरीर से गुजरी। वो भयंकर चीख के साथ जमीन पर गिर गई और एक पल में ही हवा में घुल गई, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। हवेली में अब पूरी तरह शांति थी। केवल रोहन की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे को और कसकर बंद किया। उसे एहसास हुआ कि दादाजी ने उसे आगाह इसलिए किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर चाबी रोहन को मिल गई तो वो उस प्रेत को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें हवेली में पड़ीं। रोहन ने कभी न खुलने वाले कमरा नंबर 7 को देखा और पीतल की चाबी को अपनी जेब में रखा। ये भयानक हवेली अब शांत थी, पर रोहन जानता था कि वो हमेशा इस रहस्यमय कमरा नंबर 7 की भयावह कहानी का हिस्सा रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जिसमें पता चले कि कमरा नंबर 7 में किसे और क्यों बंद किया गया था?